और ये रहे सूर्य मंदिर के फेमस पहिए। तीसरा हिरन जो कि है चीतल, क्योंकि उनके पूरे शरीर में चित्ती चित्ती रंग पड़ा हुआ है, तो जिसके चित्ती चित्ती रंग होता है वो चीतल कहलाता है। और वो चीतल जो कि शाकाहारी होता है वो हिरण है, और जिसकी चित्ती चित्ती मांसाहारी है वो चीता हो गया। तो एक होता है चीता जिसकी चित्ती है, और एक होता है चीतल जो कि शाकाहारी हिरण होते हैं। एक है शिकारी, एक है शिकार। तो यहाँ पे एक लाइन से हर्बीवोर हिरणों का पूरा बाड़ा बना हुआ है। हिरणों के बाद हमारे बगल में एक मैकेनिकल जानवर, जेसीबी की खुदाई नंदनकानन में, उड़ीसा में। और यहाँ पे कई सारे बंदरों का केज बना हुआ है। क्या बात है, केज टफन कॉपुचिन। ये जो बंदर महाराज हैं इनको पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जॉनी डेप की शायद मूवी थी, तो जिन्होंने पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी देखी है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, तो वो बंदर उस मूवी में था। अगला है स्क्विरल मंकी जो दिख नहीं रहा है, यानी गिलहरी वाला बंदर। गिलहरी वाला बंदर कहाँ है भाई, दिख जाओ। सूरज की रोशनी के कारण ग्लेयर इतना ज़्यादा है कांच में कि कुछ पता ही नहीं चल रहा अंदर क्या है। हम लोग की परछाई आ रही है, बस हो गया। स्क्विरल है गिलहरी के बराबर, तो अंदर घुसा हुआ है, कुछ खास दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे आइए, खुद देखिए, क्योंकि यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा है, कांच ही कांच है। ग्लेयर इतना ज़्यादा है, धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है, और पीछे जेसीबी की खुदाई हो रही है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग बोलते हैं जू, अब इंसानों को रख दें जू में तो हो जाएगी जेल। बर्ड इंडेंजर स्पीसीज़ हैं जिसके कारण खुद इंसान थे, अब उनको उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पे जू का नाम दे दिया गया है। चिंपैंजी। गर्मी इतनी ज़्यादा है, सब अंदर छुपे हुए हैं छाँव में, कोई दिख ही नहीं रहा। तो बंदर हिरन देखने के बाद हम लोग जा रहे हैं रेप्टाइल पार्क, जहाँ पे अंदर मगरमच्छ, सांप वगैरह हैं। अंदर थोड़ा भूल भुलैया है, तो अपने गाइड के साथ बने रहें ताकि समय थोड़ा बच सके आपका। इसके बाद हम लोग सीधे कार्ड में बैठेंगे और फिर कार्ड में बैठ के सफारी करेंगे, जंगल सफारी। तो हम लोग पेट में घुस रहे हैं और मुंह से निकलेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे सांप हैं, तो यहाँ पे सांपों के लिए जो बाड़ा बना हुआ है वो थोड़ा कम स्वच्छ है, तो इसलिए दिखने में कैमरा से ग्लेयर का कुछ पता नहीं चलता। जैसे कि ये किंग कोबरा, किंग कोबरा से पहले रसल वाइपर का एक केस था। रसल वाइपर एक्चुअल में एक प्रकार का जहरीला सांप है। लोग ये समझ लेते हैं उसको कि अजगर है, जहरीला नहीं है, पकड़ उठा लिए। एक मैंने वीडियो देखा था, इसमें एक व्यक्ति बोलता है कि मैंने इसे 5000 रुपये में ख़रीदा है, ये अजगर का बच्चा है, और वो अजगर का बच्चा इसको काट लेता है, बाद में पता चलता है वो रसल वाइपर रहता है, क्योंकि इसके भी चितकबरी रहता है। बट रसल वाइपर और कोबरा में रसल वाइपर और अजगर में अंतर ये रहता है, अजगर मन की जो पैटर्न होता है कैमोफ्लेज का, वो थोड़ा पत्थर की तरह होता है, यानी पत्थर साइज अलग अलग होता है ना। लेकिन जो रसल वाइपर है उसका जो पैटर्न होता है पीठ में, वो डायमंड शेप का होता है, डायमंड बना होता है, चौकोर टाइप का, तो वो पता चलता है। और ये है इगुआना। अच्छा यहाँ पे देखिए, इधर अच्छा, अमेरिका में एक धारणा है, अमेरिकन क्या दुनिया में, कि दुनिया का सबसे बड़ा जो सांप होता है वो है हाइट के, मतलब लंबाई के हिसाब से।
उसे तो बोलते हैं कि एनाकोंडा है, यानी ग्रीन एनाकोंडा, जो कि आप साउथ अमेरिका में पाएंगे। बट एक्चुअल में ये सही है नहीं। रेटिकुलेटेड जो पाइथन है, जो एशियन पाइथन है, वो दुनिया का सबसे लंबा है। और सबसे बड़ा यानी लंबाई के हिसाब से देखा जहरीले में वो किंग कोबरा है। अनफॉर्चुनेटली किंग कोबरा जो है सबसे जहरीला उतने में नहीं आता, क्योंकि भारत में एक और सांप है जिसे बोलते हैं करैट, कॉमन करैट और धरिया बोलते हैं, वो रेयर है। ये ऐसा सांप है जो चुपचाप बैठा रहता है, रात को आएगा और काट के चला जाएगा। इसके जो डंक होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं, तो पता भी नहीं चलता, लगता है आपको मच्छर काट के चला गया, बट पता चलता नहीं है, काट के निकल जाएगा। ये विश्व का 8वें नंबर का सबसे जहरीला सांप है, यानी ये किंग कोबरा से 4 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। किंग कोबरा और काट ले तो 12 से आराम से आदमी 12 घंटा 15 घंटा सर्वाइव कर सकता है। करेट काट लिया तो आपको 4 से 5 घंटे में इमरजेंसी रूम में जाना पड़ेगा, और अगर आपको एंटीवेनम नहीं मिला, पता नहीं चला कि किसने काटा वगैरह वगैरह, तो आपकी मृत्यु हो सकती है। नाइल क्रोकोडाइल नील नदी के आसपास, अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका में ज़्यादा पाए जाते हैं। ये थोड़ा बड़ा है। क्रोकोडाइल थोड़ा कैनिबलिज्म में बिलीव करते हैं, यानी अपने ही जाति, बिरादर, बच्चे वगैरह को खाते हैं, तो इसलिए बड़े वाले को अलग रखा जाता है, छोटे वाले को अलग। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे खाने पीने का सामान नहीं लाइएगा। वो इसलिए नहीं कि आप खाना पीना आपको रोका जा रहा है खाने पीने से। एक्चुअल में यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, खाना पीना यानी भोज्य पदार्थ लाते हैं और जानवरों को फीड करना शुरू कर देते हैं, तो जानकारी रहती रही है। यहाँ पे सब मगरमच्छी हैं। एक बार हाथ तो दी दिले। मगर ये इंडियन स्पीसीज है, इसलिए इसको मगर क्रोकोडाइल बोलते हैं। मगर मतलब मगरमच्छी है। तो अभी तक जो है हम लोग विदेशी देख रहे थे मगरमच्छों को, और ये रहा देसी वाला। विश्व में कई सारी प्रजातियाँ होती हैं एक ही स्पीसीज की, अलग अलग प्रकार की प्रजातियाँ। जैसे मनुष्य हो गए, एशियन अलग दिखते हैं, अफ्रीकन अलग दिखते हैं, अमेरिकन अलग दिखते हैं, तो वैसे ही मगरमच्छ की कई सारी प्रजातियाँ होती हैं। तो ये जो मगरमच्छ आप देख रहे थे वो भारतीय मगरमच्छ है, इसे अंग्रेजी में मगर क्रोकोडाइल बोलते हैं। मगर क्रोकोडाइल। मॉनिटर लिजर्ड से थोड़ा छोटे साइज़ वाले जो भारत में पाए जाते हैं उनको हम लोग गोह कहते हैं, गोह, घोंटी वगैरह वगैरह। मगर ये वाले मॉनिटर लिजर्ड थोड़े बड़े साइज़ के हैं, उन्हें कोमोडो भी बोल सकते हैं आप लोग। मगरमच्छ को खाना देते हुए यहाँ कर्मचारी। तो मगरमच्छ को देखते देखते हमारे गाइड महोदय घूम गए। एक्चुअली तो हम लोग कर दिए हैं, वैसे अंदर पूरे के पूरे रेप्टाइल्स ही हैं एक तरह से देखा जाए तो। कहाँ गए गाइड जी? गाइड ये दिख नहीं रहे। ओ यार जो भी है इधर आइए, लाइन लगाई। कार्ड तो रेप्टाइल पार्क के सामने ही कार्ड मिल जाएगा, उसमें आप बैठ जाइएगा और अगला स्टॉप है हम लोग का सफारी में। अच्छा, नंदनकानन के बारे में आपको बता दूं कि नंदनकानन नेशनल पार्क का दर्जा मिला हुआ है यहाँ पे। तो एक तरह का ज़ू भी है और नेशनल पार्क भी है। दूसरी चीज़ ये है कि ये इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ज़ू के हिसाब से। तो अभी तक नंदनकानन में मैंने ऐसा एक्स्ट्रा क्या देख लिया कि बाकी जो ज़ू मैंने घूमे हुए थे तो उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, तो चिंपैंजी यहाँ पे एक्स्ट्रा है। क्योंकि इससे पहले लॉयन, टाइगर वगैरह, मैं जब गुजरात में था, गुजरात का ज़ू गया हुआ था स्टैचू ऑफ यूनिटी वाला। अच्छा, तो वहाँ पे चिंपैंजी नहीं थे। यहाँ पे शुरुआत में आपको चिंपैंजी मिल जाएंगे, साथ में आपको लॉयन, टाइगर वगैरह वगैरह सब। ड्राइव स्लो अहेड सफारी एरिया। तो यहाँ पे बिग फीलाइन यानी बड़ी बिल्लियाँ, भालू भी है। क्या बात है।
वेलकम टू सफारी सर्विसेज। देखते हैं क्या हमें होता है। तो अभी मैं नंदनकानन की बस सर्विसेज में बैठा हुआ हूँ, जो कि अंदर सफारी में हम लोग को घुमाएगी। बस में बैठे रहो और घूमते रहो। इसका टिकट जो है वो 60 रुपये पड़ेगा। तो पहले जो हम लोग एंट्री फीस जमा किए थे वो 50 रुपये अलग है, 60 रुपये ये अलग है। हम लोगों ने जो पैसा दिया था बस में सरकारी वाले में का उसी में सब इंक्लूड है, यानी आप जो पैसा दे देंगे 300 रुपये एक्स्ट्रा है ना, सब उसी में कटता रहेगा। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको 1 रुपये यहाँ जेब से निकालने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा जो शुरू में आपसे ले लिया जाता है। ठीक है। हाँ, जब आप लंच वगैरह करेंगे यहाँ पे, ये रहा गेट, तो उसके आपके चार्जेस अलग से लगेंगे। और पैसे जैसे कि पानी वगैरह लेना हो, फ्रूटी वगैरह लेना हो, यानी कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह वगैरह, तो उन सब के आपको पैसे अलग से देने पड़ेंगे। जो आपने शुरू में 300 रुपये दिए थे वो सिर्फ यहाँ के टिकटिंग प्राइस वगैरह है, उसके अलावा नहीं। मिलन स्टिक टाइगर। क्या बात, इतना बड़ा बाग मैंने नहीं देखा था। कुछ गरम लगे ना ज्यादा। आउच, सर पे लग गई मेरे। पानी में ना रहा है। गाड़ी के नाम ले मैंने कहा कि तो ये हॉर्नेट जो कब से उड़ रहा है। नाम की जानो। जो बाकी जू हैं जहाँ पे मैं गया हुआ था, वहाँ पे टाइगर साइज में काफ़ी छोटे रहते हैं। ये वाला टाइगर काफ़ी बड़ा है। सर पे लग गई। सांस ले रही है ना। দেখো এখানে দেখো আর একটা ওয়ালের পাশে ওয়ালের পাশে বড় এখানে দেখো বউ। ये शेर और लंगूर और मोर, तीन लोग। जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा था और समझ ये रहा था कि जैसे नॉर्मल बाड़े वगैरह होते हैं, वैसे बाड़ों के अंदर शेर और बाघ वगैरह को रख दिया जाएगा, तो जिससे इसमें कुछ देखने में मज़ा नहीं रह जाता। ये जो फील है, बस में बैठे हैं हम लोग हैं, तो हम लोग शिकार की तरह घूम रहे हैं बस में बैठ के। गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो फिर हम लोग का शिकार हुआ जाएगा क्या करके। नहीं हो, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूँ। काफ़ी सेफ्टी रहती है यहाँ पे। जू है अच्छा, फेमस है, वर्ल्ड फेमस है। तो शेर वगैरह, बाघ वगैरह दोपहर के टाइम में सोते हैं और रात को शिकार करते हैं। रात को नहीं, एक तरह से बोलने के रात जैसे होने लगती तब और सुबह होने लगती तब। तो ये जंगल सफारी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, बढ़िया है। इसी तरह हर जगह होना चाहिए कि जानवर फ्रीली घूम सकें, शिकार कर सकें और इंसान बैठ के गाड़ी में घूम सकें, देख सकें उनको अच्छे से। लाइव एक्सपीरियंस ये ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ और है, जो यहाँ के जानवरों का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है। जो मैं बाकी ज़ू में जा था तो वहाँ पे ऐसे जानवर रख के जाए थे जैसे लगता था कि बीमार उमार हों। टीवी में कुछ और, यहाँ पे कुछ और। बट यहाँ पे टाइगर का साइज़ मैंने देखा था वो लॉयन से बड़ा है, और लॉयन भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। इंडियन स्लॉथ बेयर। जंगल में मोर नाचा मैंने देखा। तो जंगल सफारी हो गई पूरी। जंगल सफारी का जो कॉन्सेप्ट था वो अच्छा लगा। पहली बात, इन्हें दो हिस्सों में बांटा गया हुआ है। पहला है कार्निवोर में गिर गया, और दूसरा है हर्बीवोर। तो कार्निवोर में सबसे पहले टाइगर आपको दिखाया जाएगा। मैंने टाइगर देखा, और इतना बड़ा टाइगर पहली बार देखा एक्चुअली में।
क्योंकि जो जू जाया करता था तो एक्चुअल में होता ये था कि टाइगर काफ़ी साइज़ में छोटे रहा करते थे। ऐसा लगता था कि कुपोषण उनको हुआ है, खाना पीना सही से मिलता नहीं। दूसरा जो गेट था एक्चुअली में उन्हें जो केज रखा गया है वो काफ़ी बड़ा रखा गया है। उसमें अंदर जो है 1-2 शिकार के लिए हिरन भी रख दिए गए हैं ताकि नेचुरल तरीके से उनका शिकार किया जाए तो टाइगर वगैरह जो है थोड़ा स्वस्थ रहें। और अगला जो केज है वो 2 गेट से बना हुआ है। तो पहले बस अंदर जाएगी, लेकिन उससे पहले एक गेट खुलेगा। जब अंदर पहुंच जाएगी गेट के अंदर वो गेट बंद होगा, फिर नेक्स्ट डोर खुलेगा। फिर जब बस उस डोर से आगे निकलेगी तो दूसरा गेट भी बंद हो जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, 2 बड़े बड़े कार्निवोर टाइगर और लॉयन टकराएंगे नहीं यहाँ पर, ठीक है। जब बस आगे निकलेगी तो नया केज आपको मिलेगा जिसे लॉयन सफारी बोलेंगे, यानी पहले नंबर पे टाइगर सफारी, दूसरे नंबर पे लॉयन सफारी। तो वहाँ पे भी आपको बस के द्वारा ही ले जाया जाएगा। आप बस के अंदर बने रहेंगे। ये आपका बस का पूरा तरह से केज है, तो निकलने का कोई चांस नहीं रहेगा, गेट इतनी आसानी से खोला नहीं जाएगा। और कार्निवोर आप अटैक भी नहीं करेंगे। लॉयन भी काफ़ी स्वस्थ थे, वहाँ पे मोर और लंगूर देखने को मिला साथ में उनके साथ। और तीसरा था बियर सफारी, तो वहाँ पे भालू थे। भालू थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रखते हैं, बिल्लियों की तरह रहते हैं। बिल्लियों की तरह नहीं कहते, यानी थोड़ा सा डॉग की तरह रहते हैं, इंटेलिजेंट माने जाते हैं। तो गेट के आसपास घूम रहे थे। तो स्लॉथ बेयर जो बलू एक मोगली एक प्रोग्राम आया करता था काफ़ी सालों पहले, 30-40 साल पहले आया करता था। तो वहाँ पे बलू नाम का स्लॉथ बेयर था। तो स्लॉथ बेयर फिलहाल है यहाँ पे। और उसके बाद 3 हम लोग कार्निवोर देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का हार्बीवोर स्टार्ट होता है। तो हार्बीवोर में सबसे पहले हम लोग को गेट के आसपास हिरन दिखने को मिल गए, और उसके बाद काले हिरन और विभिन्न प्रकार के स्पॉटेड यानी चीतल वगैरह भी वहाँ पे थे, यानी काले हिरन चीतल वगैरह भी वहाँ पे थे। और फिर हमें दिख गया नाचता हुआ मोर, वो भी जंगल में है। तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हम सब ने देखा। तो ये जो पूरी सफारी है बस की वो 60 रुपये की पड़ती है। 300 रुपये आप लोगों ने जो अगर सरकारी बस में शुरू में दिए थे तो 300 रुपये वाले में ही इंक्लूड है, आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट कहाँ हम लोग को जाना है। जू में यहाँ बोलते हैं ब्लैक टाइगर है। कहाँ है भाई ब्लैक टाइगर? दिख जाओ, ब्लैक टाइगर हो रहा। एक्चुअल में पूरा का पूरा काला नहीं है, उनकी जो स्ट्रिप है वो थोड़ी ज़्यादा मोटी है, काली काली, तो इसलिए उसको ब्लैक टाइगर नाम रख दिए। इट्स नॉट ब्लैक। स्ट्रिप जो है काफ़ी मोटी मोटी काली काली हैं, इसलिए उसका नाम ही ब्लैक टाइगर रख दिया गया। बढ़िया। और ये जिराफ हम लोगों ने देखा था, उसका नाम खुशी था। 13-14 साल की हो गई है, इसलिए शायद उसका नाम खुशी रख दिया गया। जू जो है काफ़ी बड़ा है, तो जो कार्ड वाला सिस्टम यहाँ पे किया गया है काफ़ी अच्छा है। जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, हैंडीकैप हैं, चलने में थोड़ा सा असमर्थ है, तो इसमें यहाँ पे कार्ट की व्यवस्था कर दी गई है। तो आप कार्ट में बैठे बैठे भी जानवरों को देख सकते हैं। टाइगर के बच्चे, तो हम लोग जा रहे हैं टाइगर के बच्चों को देखने के लिए VOV 5 के पास। टाइगर सफारी। डो नॉट टीज द एनिमल्स। तो ये रहा नंदन कानन का नंदन, सो रहा अंदर। बड़ी प्यारी मूर्त बनाई गई है, देख के अच्छा लगा। तो अब हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग भोजन करेंगे और अलग से पे करेंगे। तो इसमें जो मेनू है वो वेज और नॉन वेज है। दूसरी बात ये है कि ये पूरा का पूरा गवर्नमेंट वाला सिस्टम है, तो यहाँ पे आपके पास कोई नहीं आएगा ऑर्डर लेने के लिए। आप स्वयं जाएँ, वहाँ पे ऑर्डर करें, खाना खाएँ जितनी जल्दी हो सके और फिर निकलें, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग का स्टॉप है वो है कोणार्क सन टेम्पल। यहाँ से कोणार्क सन टेम्पल टाइमिंग लगने वाली है 1.5 से 2 घंटा। जल्दी जल्दी खा लें, आराम कर लें, निपटा लें, रेस्टोरेंट में किसी का वेट ना करें तो बेहतर रहेगा। तो जो हम लोग की जंगल सफारी थी वहाँ पे कार्निवोर और हर्बीवोर जो बस सफारी थी बस के द्वारा, उसमें तो हम लोग देख ही सकते हैं। साथ में अगर अंदर नहीं जाते हैं, आपको नहीं देना है बस सफारी में, पैसे नहीं लगाने हैं, तो आप सीधे पैदल ही चल सकते हैं। और वहाँ फिर बाहर आपको कई सारे लॉयन के केज, टाइगर के केज और लेपर्ड के केज भी मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अन्य जानवर शेर बाघ के साथ साथ भी देख सकते हैं। तो उड़ीसा टूरिज्म की जो बस है वो हमें ले आ चुकी है कोणार्क सन टेम्पल। और यहाँ पे एक ट्रक है, बड़ा विचित्र सा ट्रक है, मोटे मोटे टायर, हिप्पी ट्रेल लिखा हुआ है। तो हिपीज़ जो हैं एक तरह से बंजारी हुआ करते थे, घुमक्कड़ हुआ करते थे, जो यूरोप से होते हुए आया करते इंडिया, फिर इंडोनेशिया वगैरह चला जाए, बाद में फिर अफगानिस्तान वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो उनका जो ट्रैवल है, टूर है, वो समाप्त हो जाता है। हरा हरा ट्रक के ऊपर ओम लिखा हुआ है, अजीब बात। तो सूर्य टेम्पल हम लोग का अगला पड़ाव। तो कोणार्क सूर्य टेम्पल, सूर्य मंदिर का पर हेड टिकट है इंडियन के लिए 40 रुपये और 600 रुपये फॉरनर के लिए। 40 रुपये का जो टिकट है
वो कुछ इस तरह का दिखेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो हम लोग जो हैं कोणार्क सन टेम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। मैं एक आक्रांता को कोट करना चाहूँगा। मोहम्मद गजनवी 1017 में पहली बार भारत पे आक्रमण करता है। उस वक्त मध्य भारत यानी मालवा में परमार राजा भोज शासन कर रहे थे। उनके बगल में कलचुरी राजा कर्ण सिंह कलचुरी रहते थे। कलचुरी राजवंश ने उड़ीसा पे आक्रमण किया था उस वक्त, जिस वक्त सोमवंशी वंश शासन कर रहे होते हैं। बड़ी लंबी लाइन हो गई भाई। सबका सब हाथी से पुश कर रहे हैं, मतलब क्या? हमारे गाइड महोदय कहाँ गए? हाथी के ऊपर शेर। सूर्य टेम्पल का कॉम्प्लेक्स। तो अब मैं बात कर रहा था, पहले इतिहास के पन्नों को खोल के देखिए। तो यहाँ पे कलचुरी राजवंश ने सोमवंशी राजवंशों पे आक्रमण किया था। तब उस वक्त सोमवंशी राजवंशों ने कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया था। इससे पहले जो मैं आपको वीडियो में आपको लिंगराज मंदिर के विषय में आपको जानकारी दे रहा था। लिंगराज मंदिर जो है ज़्यादातर निर्माण मंदिरों का सोमवंशी राजाओं ने करवाया था। और उसके पहले जो है आदि शंकराचार्य वहाँ आते हैं और लिंगराज मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। और ये बोलते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा महत्व लिंगराज मंदिर का है, क्योंकि यहाँ पे विष्णु और शंकर जी दोनों की ही एक कंबाइन प्रतिमा है। तो एक साथ आपको चारों धाम की यात्रा वहीं पे मिल जाएगी। खैर, मोहम्मद गजनवी को परमार राजा भोज द्वारा परास्त कर दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी ज़्यादातर फाइट जो है एक तरह से फेस ऑन फेस फाइट करता है हिंदू शाही राजाओं से जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में थे। बट जब वो इंडिया आता है तो वो लूट मार मचाता है और उन पे ही आक्रमण करता है जो उससे ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। वो मध्य भारत की ओर बढ़ता ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे परमार राजा बैठे रहते हैं। परमार यानी एक तरह से देखा जाए तो परमार जो है मालवा क्षेत्र में ही शासन किया करते थे। जब कलचुरी राजवंश ने यहाँ पे आक्रमण किया था तब सूर्य मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि सोमवंशी राजवंश के अंत के बाद यहाँ पे ईस्ट गंग वंश की स्थापना हो जाती है, यानी पूर्वी गंग की स्थापना हो जाती है। और पूर्वी गंग के नरसिंह देव प्रथम ने ये सूर्य मंदिर बनवाया था। तो पीछे है मेरे सूर्य मंदिर और इसका निर्माण जो है 1250 में कंप्लीट होता है पूरा का पूरा। ये जो स्ट्रक्चर है पीछे, ये सिर्फ अभी 30 मीटर ही ऊंचा है, यानी आप एक तरह से बोल सकते हैं 100 फुट। इसके पहले जो पूरा स्ट्रक्चर था वो लगभग 61 मीटर लंबा था, जो फिलहाल ढह गया। तो अभी हम लोग से पीछे साइड जा रहे हैं और 61 मीटर वाला जो हिस्सा है पीछे वाला, उसको ढूंढने जा रहे हैं। और ये रहे सूर्य मंदिर के फेमस पहिए। रेलिंग लगा दी गई है ताकि अंदर कोई जा ना सके। 8 इसमें खंदे बने हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहते हैं 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है। अच्छा, जो ये मंदिर है ये विश्व का उन कुछ मंदिरों में से एक है जहाँ पे जिसके लिए मंदिर बना है उसकी मूर्ति अंदर यहाँ है नहीं, है ना। तो अंदर आपको सूर्य भगवान नहीं मिलेंगे। फिलहाल अंदर पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है बाहर से, तो कंस्ट्रक्शन फिलहाल चालू है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिल चुका है 1984 में, तो ये वजह से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अच्छा, जो बुद्धिजीवी थे एक समय में जो कि इसका संरक्षण करना चाहते थे, सोच ये रखे थे कि जो पीछे वाला हिस्सा है ये वाला जो एक समय में 61 मीटर ऊंचा था, यानी 200 फीट, जो ढह गया, तो वो जो बचा हुआ 30 मीटर वाला हिस्सा है इसको बचाने का प्रयास करते हैं। इसके ऊपर से छेद करके मिट्टी भर देते हैं। और होता ये है कि आज से 118 वर्ष पहले ही सब होता है अंग्रेज़ों काल में। लेकिन होता यह है कि धीरे धीरे मिट्टी का एक नेचर होता है, मिट्टी हो चाहे कुछ भी हो, वो दबती है अगर कोई चीज़ मुलायम हो तो। अब जो है मिट्टी धीरे धीरे दबने लगी। अंदर जो स्ट्रक्चर था उसमें दरारें पड़ी थी, जिसकी वजह से ये गिरने वाला था, जिसकी वजह से उन्होंने मिट्टी भरी थी। तो दबने के बाद उन दरारों को और भी ज़्यादा चौड़ा करने लगी, इसलिए इस स्ट्रक्चर को अब फिर से रीओपन किया जा रहा है। मंदिर को क्षमा चाहूँगा। और अंदर से मिट्टी निकालने का प्रोसेस अब भारत सरकार करने ही वाली है। तो कह रहे हैं कि 118 वर्ष बाद अब ये मंदिर फिर से रीओपन हो रहा है। तो ये रहा सूर्य मंदिर का मेन और पिछला हिस्सा।
अच्छा, जो व्हील्स हैं यानी चक्के जो बने हुए हैं यहाँ पे कुल मिला के 24 है। कुल मिला के 9 फीट और 9 इंच इनकी सबकी बराबर ऊंचाई है एग्जैक्ट। और मिला के 24 पहिए हैं और इन सब में 8 स्पोक्स लगे हुए हैं, तांते कह सकते हैं, जो कि यहाँ पे समय बताते हैं, समय निर्धारित करते हैं। मैं जब जंतर मंतर में था तो वहाँ पर राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा, सवाई जय सिंह द्वारा जंतर मंतर बनवाया गया था ताकि समय का निर्धारण किया जा सके, पता किया जा सके कि वहाँ पे किस तरह से मौसम परिवर्तन होता है, तो उसके लिए अलग घड़ी, समय का निर्धारण करने के लिए अलग घड़ी। तो जिस तरह से ये मंदिर बनाया गया है वो एक्चुअल में समय को बताने के लिए ही बनाया गया था। और यहाँ पे जो सूर्य देवता हैं एक्चुअल में यहाँ पे ना होके बल्कि जगन्नाथ मंदिर में, तो आप यहाँ पे एक सूर्य देवता की मूर्ति नहीं पाएंगे। हो सकता है कि अब जो खुदाई होगी शायद कोई रिलिक्स मिल जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों के काल से ये पूरी तरह से बंद है और अभी फ़िलहाल इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जा रहा है और बचाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे टूट रहा है, दरारें पड़ रही हैं। एक और स्ट्रक्चर बचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर गिरे ना, टूटे ना। ये एक्चुअली में हाथी का मुंह है। जब आप कोणार्क टेम्पल आइएगा तो एक बार दिखेगा, यहाँ से अंदर जो है रास्ता दिखता है, गड्ढा है, एक छोटा सा पत्थर लगा हुआ है यहाँ, बट उसके बगल से राइट साइड से एक छोटा सा गड्ढा है जो अंदर तक दिखता है। हल्की हल्की रोशनी है, अंदर से अगर टॉर्च मारा जाए तो दिखेगा। खैर नंगी आंखों से दिख रहा है, बट थोड़ा सा अंधेला है यहाँ पे तो कैमरे में उतना आ नहीं रहा है। नरसिंह देव ने इस जगह का निर्माण करवाया था, यानी सूर्य टेम्पल का। और उस वक्त एक्चुअल में होता ये है कि मैं आपको एक कहानी बता रहा था महमूद गजनवी की। तो गजनवी और परमारों के बीच पंगा हो रहा होता है और परमार जो हैं परास्त कर देते हैं गजनवियों को। गजनवी जो है प्रॉक्सी वॉर कर रहे होते हैं, जानते हैं कि इतने बड़े साम्राज्य से लड़ना और शक्तिशाली राजा से लड़ना, जीतना इतने आसान नहीं है। और ये सब चल रहा था, तब कलचुरियों ने आक्रमण कर दिया था उड़ीसा में। और फिर यहाँ पे जीतने के बाद वो वापस लौट जाते हैं और फिर यहाँ पे दूसरे राजा कंटिन्यू अपना शासन चलाते हैं, यानी सोमवंशियों का शासन कंटिन्यू चलता रहता है। फिर आता है 150 वर्ष बाद मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी तकरीबन 1178 में सोलंकियों से, गुजरात के सोलंकियों से परास्त हो जाता है। अच्छा, परास्त होने के बाद वो लौटता है, फिर आता है तकरीबन 1191 में आता है वापस और फिर हार जाता है। कई बार अलग अलग तरीके से प्रॉक्सी वॉर करके चौहानों से लड़ने की कोशिश करता है, मगर हर बार उसे हार ही मिलती। फिर आता है एक साल बाद 1192 में, जब वो आखिरकार शिवराज चौहान को परास्त कर लेता है और कैद कर लेता है। और यहाँ से चौहान दिल्ली और अजय मेरू, जो आज का अजमेर है, वहाँ पे पकड़ उनकी थोड़ी सी ढीली हो जाती है और धीरे धीरे उत्तर भारत को गौरी और जो गौर से आए हुए अफगान होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। परंतु वहीं पे दिल्ली सल्तनत के ही अधीन बंगाल सल्तनत होती है और बंगाल सल्तनत फिर आने वाले किंगडम यानी गंग वंश की स्थापना भी हो जाती है उसी वक्त, यानी 12वीं सदी की शुरुआत में। तो गंग वंश के ही राजा थे नरसिंह देव और उन्होंने इस जगह का निर्माण करवाया था। और बंगाल के जो सुल्तान थे वो यहाँ पे आक्रमण करते हैं। तो कहते हैं नरसिंह देव ने तकरीबन 1248 में बंगाल के सुल्तान को हरा दिया था, जो कि दिल्ली सल्तनत के ही अधीन रह के कार्य कर रहे होते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे उड़िया लोग यानी उड़ीसा के पहले जो राज्य था वो थोड़ा सा रेबिलियस हुआ करते थे। मौर्य काल में कलिंग जो पूरा राज्य था वो भी मौर्यों के विरुद्ध कार्य करता है, तो युद्ध होता है, काफ़ी रक्तपात होता है और हृदय परिवर्तन हो जाता है अशोक। उसके बाद धीरे धीरे मेडाइवल जाता है। मेडाइवल एज से पहले जो है धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो खासकर आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा यहाँ पे भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है 7वीं सदी में। वो यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और कई लोग का जो है हृदय परिवर्तन भी करवाते हैं। वैष्णव धर्म संप्रदाय से वो बिलोंग किया करते थे और चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा में यहाँ पे फिर से धार्मिक सुधार आंदोलन की नींव रख देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे रामानुज दक्षिण भारत में और आदि शंकराचार्य द्वारा 4 धामों की और 4 मठों की भी स्थापना की जा चुकी होती है। तो सूर्य मंदिर में सिर्फ आप ईस्ट गंग के ही कई सारे एविडेंस नहीं पाएंगे, बल्कि उसके पहले के भी जितने वंश हैं उनके भी थोड़ा बहुत एविडेंस आपको मिल जाएंगे। जैसे कि ये 9वीं 10वीं 11वीं सदी का ईंटों का बना हुआ एक मंदिर है जो कुछ बचा हुआ है ऐसा। अच्छा, सूर्य मंदिर आपको आना है तो पुरी से ये तकरीबन 35 किलोमीटर पड़ेगा और
अगर भुवनेश्वर से आप आते हैं तो ये भुवनेश्वर से तकरीबन 65 किलोमीटर पड़ेगा। तो कई सारे वेज हैं जिससे आप यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा टूरिज्म की जो बसें हैं वो चलती हैं, स्पेसिफिकली कोणार्क के लिए भी चलती हैं और कई सारे पैकेजेस लेके भी चलती हैं। जैसे कि आपको ले जाया जाएगा भुवनेश्वर, वहाँ पे लिंगराज भी दिखाया जाएगा आपको, फिर उसके बाद धौली भी ले जाया जाएगा जहाँ पे अशोक के रिलिक्स रखे हुए हैं बुद्ध द्वारा रिलेटेड। तो धीरे धीरे कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको ले जाया जाएगा। उनमें से एक सूर्य टेम्पल भी है। स्पेशली आप सूर्य टेम्पल आना चाहते हैं तो सुबह आपको बस मिल जाएगी डायरेक्ट, कहाँ से, रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर से। तो भुवनेश्वर भी आप आ सकते हैं और भुवनेश्वर से भी आपको बस मिल जाएगी, पुरी से भी आप मिल जाएगी, ऑटो भी चलते हैं लगातार। हाँ, प्रयास ये करिएगा कि सुबह आइएगा, ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैं फिलहाल शाम को आया हुआ हूँ तो पीछे वाला हिस्सा तो दिख रहा है, सामने वाला ज़्यादा सुंदर दिखता है, ऐसा अनुमान हम लोगों ने लगाया। अच्छा, जो ये सूर्य मंदिर है इसे ब्लैक पगोडा बोला जाता है। ये फॉरेनर द्वारा नाम रखा गया है और फॉरेनर द्वारा ही नाम रख दिया गया था जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोडा, तो इसे ब्लैक पगोडा और जगन्नाथपुरी को व्हाइट पगोडा। कहते हैं कि यहाँ पे जब मर्चेंट आया करते थे, तो जब सी शोर में रुका करते थे तो उस वक्त काफ़ी काला था, तो इसलिए पगोडा पगोडा एक तरह से मंदिर ही कह सकते हैं। जो कि कहते हैं कि शब्द जो आया है वो एक्चुअल में आया है बौद्ध धर्म से, और बौद्ध धर्म जब प्रचार होते हुए चाइना और पहुंच जाता जापान तो वहाँ पे जितने भी मंदिर हैं उन सबको पगोडा ही बोला जाता है, तो इसलिए इसको पगोडा बोलते थे। इस जगह को थोड़ा ज़्यादा महत्व देने के लिए ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी इस विषय में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर सकें, 10 रुपये के नोट में इस वक्त भारत के यहाँ का सूर्य मंदिर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ के पहियों का खासकर। तो सूर्य मंदिर से ज़्यादा यहाँ के जो पहिए हैं उनका महत्व ज़्यादा है। चोल सम्राट राजेंद्र चोल द्वारा इस जगह पे आक्रमण किया जा चुका था और इसके बाद फिर ईस्ट गंगे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से अधिकार कर लेते हैं और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। अच्छा, जब दिल्ली सल्तनत जब समाप्त होता है उसके बाद मुगल दिल्ली में अधिकार कर लेते हैं। उसके यानी तकरीबन 150 वर्ष बाद जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मराठा साम्राज्य धीरे धीरे फैलने लगता है। मराठा पुरी पहुँचते हैं और अटक से कटक एक शब्द आता है मराठों में जो कि बोला जाता है अटक, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, कटक जो कि उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ तक शासन हो जाता है मराठों का। और मराठा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अरुण स्तंभ रहता है मंदिर के जस्ट सामने, यहाँ से उस स्तंभ को खाड़ते हैं और जगन्नाथ में स्थापित करते हैं। कहते हैं कि उस वक्त कई सारे जो इतिहासकार हैं वो ये लिखते हैं, जैसे कि अकबर के ही इतिहासकार हैं, वो ये लिखते हैं कि ये जगह काफ़ी खूबसूरत थी परंतु अगल बगल पूरी तरह से रुन हो चुका था, मगर यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार से जीर्णोद्धार किया नहीं जाता है। खासकर जब मुगल केंद्र में आ जाते हैं, यानी केंद्र की सत्ता में आते हैं, भारत की सत्ता में आते हैं तब। खैर, उनमें से कुछ ही ऐसे रहते हैं जो सत्ता में काबिज रहते हैं और पूरे देश को डोमिनेट करते हैं। उनमें से एक था औरंगज़ेब। तो होता ये है कि जो चीज़ें बची हैं उनको बचाने का और प्रयास किया जाए। तो कई सारी जो आसपास ज़मीनें हैं, जगह हैं, ये पूरी तरह से रुन हो चुकी थी, मतलब ख़राब हो चुकी थी। तो जो बची हुई चीज़ें थी उनको बचाने का प्रयास शुरू किया जा चुका था। पहले मराठों ने शुरू किया, उसके बाद फिर जब यहाँ पे अंग्रेज़ आए तो उन्हें ये महसूस हुआ कि इसको बचाने का प्रयास किया जाना चाहिए। 1903 में आखिरी बार इस मंदिर को खोला गया था और 1903 के बाद अब खोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब जहाँ तक है इसको रिपेयर किया जा रहा है, ऊपर छत में आसपास आपको यहाँ पे जब आप आएंगे तो दिन के समय में तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे वर्कर्स हैं आपको दिख जाएंगे जो कि इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। लाइट और साउंड शो यहाँ पे होता है, तो शाम को होता है, तो आप देखने ज़रूर आइएगा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होने के कारण इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि विश्व में जितने भी टूरिस्ट होते हैं वो सबसे पहले ये सर्च करते हैं कि किसी देश में हम जा रहे हैं तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है। भारत में फ़िलहाल 40 जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रिसेंटली धौलावीरा जो है वो गुजरात में पड़ता है, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल चुका है। ये 1984 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको प्राप्त हो चुका था। 10 रुपये के नोट जो भारत में आते हैं वो करेंसी में फ़िलहाल इसका जो व्हील है, चक्का है, जो कि 24 चक्के हैं यहाँ पे, उनमें से एक चक्के का प्रदर्शन इसमें किया गया है, यानी सूर्य मंदिर को यहाँ पर दर्शाया गया है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी कहानी है। जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब जो मेन स्ट्रक्चर है जो कि इसके पीछे यहाँ पे था पहले एक समय में 60 मीटर वाला, तो उसके ऊपर एक गुंबद लगना था जो कि काफ़ी भारी था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं कर्व करके लगा दिए जाते थे। अनफॉर्चुनेटली जो आर्किटेक्ट थे वो उस स्टोन को फिक्स करने में असफल होते हैं। तो एक अचानक से कहीं से एक बच्चा आ जाता है, 9 साल का बच्चा रहता है, कहते हैं ऐसी कहावत है, आके बता देता है कि कैसे इसको फिक्स करना है। अब जलन में या ईर्ष्या में उसकी हत्या हो जाती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो गिर के मर जाता है। अब जब अगले दिन राजा पहुंचते हैं, एक बार पहले भी आते हैं, देखते हैं वो भाई पत्थर जो है वो फिक्स हो चुका होता है, तो बोलते हैं बढ़िया है। अगले दिन फिर आते हैं, देखते हैं कि वो फिर से पत्थर जो है टेढ़ा हो जाता है।
क्योंकि फिक्स करने का प्रयास काफ़ी दिनों से चल रहा था। तो फिर होता ये है कि आप पहुँचते हैं, देखते हैं, बोलते हैं ये फिक्स वाला पत्थर फिर से गड़बड़ क्यों हो गया, बताओ वजह बताओ। तो कोई जवाब नहीं दे पाते। तो कहते हैं कि उसके बाद वो पत्थर कभी फिक्स हो भी नहीं पाया और इसी कारण से यहाँ पे कभी भी अंदर कोई मूर्ति नहीं रखी गई। तो बस टूर का अगला डेस्टिनेशन है चंद्रभागा और हम लोग चंद्रभागा एक्चुअल में यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, तो हम लोग बे ऑफ बंगाल की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे जो बस है वो सिर्फ 5 मिनट ही रुकेगी, वैसे 10 मिनट रुकती है, मैं थोड़ा सा लेट कर दिया। और ये रहा बे ऑफ बंगाल। वैसे पूरा का पूरा उड़ीसा जो है वो कोस्ट से पूरा नहीं, इसका ईस्टर्न साइड बोल सकते हैं, कोस्टल एरिया है। तो अभी कल भी मैं कोस्ट ही देख रहा था और आज भी कोस्ट ही है। यहाँ पे भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। ये रही ATVs। तो जो ब्लू फ्लैग बीच है हम लोग का पुरी वाला, थोड़ा ज़्यादा डेवलप है। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है, बढ़िया। बेसिकली यहाँ पे बीच दिखाने के लिए आते हैं, बे ऑफ बंगाल। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की ओर। ये रामाचंडी मंदिर का गेट और ये हम लोग का पड़ाव था बे ऑफ बंगाल के बाद। तो यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट मिलेगा आपको, 15 मिनट में ही आपको घूमना वगैरह है और वापस आ जाना है। रात के तकरीबन बज चुके हैं 6:30, क्योंकि हम लोग फिलहाल ईस्टर्न कोस्ट पे हैं तो रात अंधेरा जल्दी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे म्यूज़ियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में अपने। जाइए, ये फर्स्ट टाइम इन उड़ीसा टूरिस्ट का बनाया गया है। तो अब हम लोग एक नई डेस्टिनेशन में पहुंचे हैं। तो पहले हम लोग चंद्रभागा बीच पे थे और वहां से हम लोग रामाचंडी मंदिर गए और उसके बाद हम लोग अभी तकरीबन बज रहे हैं 7 और सैंड आर्ट है जो जहां तक है ये है पुरी का जगन्नाथ टेम्पल। तो ये जगन्नाथ जी हैं और बगल में है कोणार्क सन टेम्पल और शायद गांधी जी। तो यहाँ पे दुनिया के 7 अजूबों का एक स्कल्पचर है, शायद वो लंदन का घंटाघर, आईफल टावर और गीज़ा का पिरामिड दिख रहा है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिख रहा है और कौन सा क्या दिख रहा है, तो वो रहा इंडिया गेट और गीज़ा का पिरामिड और वो लंदन का शायद बेल है और उसके बगल में है आईफल टावर, ये रहा। और वो मीनार जो शायद रोम में मीनार है इटली, यहाँ पे है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और ये है गुरिल्ला जी हैं किंग कॉन्ग वाले, जो कि एक महिला को बचा रहे हैं, मूवी आई थी ना किंग कॉन्ग की। और यहाँ पे हैं गणपति जी, गणपति बप्पा मौर्या। और ये है सैंड आर्ट बुद्ध जी का। राइट और लेफ्ट एक स्तूप। तो बुद्धम शरणम गच्छामि। माता दुर्गा कैसे पहचानेंगे, उनकी आँख में, मतलब यहाँ पे 3 आँखें हैं, एक यहाँ पे भी। तो जैसे शिव जी की तीसरी आँख होती है वैसे माता दुर्गा की भी तीसरी आँख होती है। तो मरीन लाइफ के लिए उड़ीसा जो फेमस है उसके कुछ स्कल्पचर हैं यहाँ पे। ऊपर डॉल्फिन कूदते हुए और नीचे ओलिव रेड कछुआ। और ये हैं सेंटा क्लॉज, मैरी क्रिसमस। और ये है ताजमहल। 7 वंडर्स वाले में ताजमहल नहीं दिख रहा था, यहाँ पे दिख गया। और यहाँ पे कई सारी फ़ोटोज़ हैं, जैसे राष्ट्रपति हमारे और प्रधानमंत्री जी हमारे, प्रणब मुखर्जी हमारे, यानी पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों के साथ उनकी कई सारी फ़ोटोज़ हैं। क्या बात, गोविंदा, नवीन पटनायक जी। तो जो सैंड आर्ट उनके द्वारा बनाया गया ये वाले, तो ये जो विज़िट थी लास्ट वाली बस टूर की, वो थोड़ा सरप्राइज़ वाली थी क्योंकि हमारी लिस्ट में ये था नहीं। और यहाँ पे फ़िलहाल हम लोग को लाया गया। शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है पुरी। जिसको उतरना रहता है भुवनेश्वर, वो पहले से बता दें कि हमें भुवनेश्वर में उतरना है, इन्फॉर्म कर दें, तो उनके लिए अलग व्यवस्था करवाने का प्रयास करती है उड़ीसा टूरिज़्म बस। तो जहाँ तक है, अब हम लोग का आखिरी पड़ाव पूरा हो गया। तो पूरी बस टूर का हम लोग का टूर हो गया पूरा। बज रहे हैं 7:45 और हम लोग पहुंच चुके हैं पंत निवास। पंत भवन मत जाइएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूं। पंत भवन में बुकिंग काउंटर है, पंत निवास में भी बुकिंग काउंटर है, रेलवे स्टेशन में भी बुकिंग काउंटर है, 2 और जगह, कुल मिला के 5 जगह।
पंथ निवास से ही बस मिलती है और पंथ निवास से ही बस वापस आपको पहुंचाएगी। पंथ निवास आप सुभाष चंद्र बोस चौराहा आ जाइए और इसी के आसपास आपको सुप्रिटेंडेंट एसपी पुरी का घर मिल जाएगा, रेसिडेंशियल है ना, सरकारी वाला, और राजनिवास भी है, गवर्नर रोड भी है। तो आसपास आपको ऑटो वाले बस वाले रोक के पहुंचा देंगे। हाँ, एक चीज़ और है, 7 बजे के बाद यहाँ पे बस मिलती नहीं है, तो शाम को आपको आपके होटल तक ऑटो करनी पड़ेगी। तो बस वगैरह का इंतज़ार ना करें, 7 बजे के बाद सब बंद हो जाता है। होप आपको ये वीडियो छोटा सा टूर पसंद आया हो। वैसे छोटा सा नहीं था, लंबा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट विजिट में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।